तो हम लोगों ने कल एसएक्यू देख लिया था, जो 2 मार्क्स के सवालात हैं उनको हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग देखेंगे आपके इम्तिहान में जो इस चैप्टर से मुमकिन 3 नंबर वाले सवालात हैं उनको, सवालों को देखेंगे, उनके जवाबों को देखेंगे। जो पहला मुमकिन सवाल है वो है खाका मोहम्मद अली का खुलासा या मरकज़ी ख़याल, अपनी ज़बान में लिखिए। देखिए, ये जो खाका आपके निसाब में है इसका खुलासा आपसे पूछा जा सकता है, या ये भी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है कि मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, चूँकि आपको 100 लफ्ज़ों में लिखना है तो एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता है, लब्बे लुबाब, ठीक है? कि खाका मोहम्मद अली का लब्बे लुबाब अपनी ज़बान में लिखिए। और एक और लफ्ज़ आ सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकता है, किया गया है, क्योंकि 12 के एग्ज़ाम में तनकीदी जायज़ा, कि खाका मोहम्मद अली का तनकीदी जायज़ा लीजिए, ठीक है? तो आपके 12वीं जमात के लिए जो है ये चारों का मफ़हूम एक ही निकलेगा। जो जवाब है आपको लिखना है, घबराना नहीं है। चाहे खुलासा आए, मरकज़ी ख़याल आए, लब्बे लुबाब आए या तनकीदी जायज़ा आए, ठीक है? लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मरकज़ी ख़याल लिखा जाएगा सवाल में, ठीक है? अच्छा, इसको घुमाया जा सकता है, लफ्ज़ ही नहीं पूरे जुमले को बदल के सवाल को घुमाया जा सकता है कि खाका मोहम्मद अली में रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली जौहर की जिन खूबियों को ज़ाहिर किया है उन्हें अपनी ज़बान में लिखिए। अब देखिए, पूरा सवाल घूम गया लेकिन बात वही पूछी जा रही है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो खाका के हवाले से जब इस तरह का मजमूई तौर पे कुछ पूछा जाए तो आपको इसे लिख देना है। चलिए, और मैंने चूंकि खाका को बहुत उम्दा तरीके से समझाया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे समझने में कोई परेशानी होगी। बस मैं सरसरी तौर पे पढ़ देता हूँ और जो मुश्किल अल्फाज हैं उसे समझा देता हूँ। उम्मीद है कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को आसान ज़बान में दिया जाए। जैसा कि लिखा गया है कि खाका मोहम्मद अली मुमताज़ अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी की एक खूबसूरत तख्लीक है। इसमें इन्होंने मोहम्मद अली जौहर की दिलेर, दिलेर यानी कि बहादुर, निडर, मुहिब वतन यानी पैट्रियोटिक, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, और बावकार शख्सियत यानी कि जिसकी बहुत इज्जत हो, ठीक है, रुतबे वाला, बावकार शख्सियत को नुमाया किया यानी जाहिर किया है। मुसन्निफ बताते हैं कि मोहम्मद अली की ज़िंदगी जिद्दोजहद, हिम्मत व मोहब्बत और सरफरोशी से भरपूर थी। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल है, आपने देखा है, खाके में लिखा गया है। हिम्मत व मोहब्बत, वो हमेशा मुस्तहकम रहे, वो हमेशा जो है साबित कदम रहे, वो हिम्मत से काम लिए। बहुत से ऐसे अवकात भी आए उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे वो डर सकते थे, बदनामी भी उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन वो कभी डरे नहीं, वो हिम्मत से खड़े रहे, डटे रहे और अपना काम अंजाम देते रहे। मोहब्बत, चूँकि वो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते थे, दूसरे लोगों से भी मोहब्बत करते थे, इनकी ज़िंदगी जो है ना मुखलिसाना ज़िंदगी थी। तो हिम्मत व मोहब्बत और सरफरोशी से भरपूर थी। सरफरोशी किसे कहते हैं? एक डायलॉग है ना कि सरफरोशी की तमन्ना, वो फिल्म में है ना। अब हमारे दिन है। हाँ, तो सरफरोशी क्या, हक के लिए जो है ना आप मरने मारने को तैयार रहते हैं, ठीक है, हक चीज़ के लिए। तो ये जौहर साहब भी ऐसे ही थे, हक के लिए हमेशा तैयार थे कि अगर मर गए तो शहीद और अगर नहीं मरे, जीत गए तो गाजी। चलिए, तो इनकी ज़िंदगी ऐसी थी, भरपूर थी। वो ऐसे शख्स थे जिनकी ज़िंदगी भी गैर मामूली थी और मौत भी, जैसा कि लिखा गया है स्टार्टिंग में ही रशीद अहमद ने यही साबित करने की कोशिश की है कि ये इनकी ज़िंदगी और मौत दोनों गैर मामूली थी। मतलब ऐसी थी जैसे आम इंसान की तो नहीं होती है। मुसन्निफ बताते हैं कि मोहम्मद अली इनकी शख्सियत ने आज़ादी की तहरीक में नई रूह फूंक दी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त मुल्क ग़ुलाम था और उसकी जो तहरीक चल रही थी उसमें मोहम्मद अली जौहर ने काफ़ी नुमाया किरदार अदा किया था। दोस्त हों या दुश्मन सभी से उन्हें तकलीफ़ें मिली, लेकिन वो हमेशा बाहिम्मत और खुशदिली के साथ काम करते रहे। यानी कि उनके जो दोस्त थे वो भी जलते थे उनसे, वो भी जो है उस पर वार करने से पीछे नहीं हटते थे। जहाँ मौका मिलता था वहाँ पे वो भी जो है हमला कर देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी नाउमीद नहीं हुए मोहम्मद अली जौहर। काफ़ी पुरुमीद किस्म के इंसान थे वो। तो इन दुश्मन से तो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ें मिलेंगी,
वो तो है ही, लेकिन जो दोस्त है वो भी आस्तीन का सांप है। इसके बावजूद भी वो किसी भी चीज़ में हिम्मत नहीं हारे, डटे रहे, अपना काम करते रहे। मोहम्मद अली को तहरीर और तकरीर दोनों पर मुकम्मल उबूर था, यानी कि गिरफ्त, ठीक है, महारत, कमांड। तो मोहम्मद अली चाहे वो लिखे या तकरीर करे, बोले, दोनों पर जो है उन्हें मुकम्मल कमांड था। उनकी तकरीर गूंजती हुई महसूस होती और तहरीर में ख़ास कशिश होती, यानी जब वो तकरीर करने के लिए खड़े हो जाते तो उनकी आवाज़ मालूम होती कि गूंज रही है, और लिखते तो मालूम होती कि उस तहरीर में जो एक रवानी है, एक कशिश है, अट्रैक्शन है। इन्होंने दौलत और शोहरत को भी कभी अहमियत न दी। खाके में लिखा गया कि इन पे दौलत और शोहरत की बारिश हुई, लेकिन दोनों को जो है उन्होंने पानी की तरह बहा दिया, तो कभी अहमियत नहीं दिया। यानी कि इनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि अगर इनकी ज़िंदगी में अगर ये बादशाह होते या फिर अगर ये फ़कीर होते तो इनके लिए दोनों ही हालत बराबर है। यानी कनात पसंद किस्म के इंसान थे। इनके लिए दौलत ना मायने रखती थी और ना ही मुफलिसी। होता है ना कि मुफलिस, जब इंसान मुफलिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत करने लगता है कि मुफलिस हैं। इंसान को कनात पसंद होना चाहिए। दौलत अगर है तो उसका सही इस्तेमाल, और अगर गुर्बत है तो उसमें भी इंसान को जो है ना हिम्मत से काम लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। चलिए, उसके बाद क्या है, को कभी अहमियत न दी। इनकी मौत की खबर सुनकर मुसन्निफ को यह एहसास होता है कि कौम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। तो ये इसका खुलासा है, ये आपके जहन में है। अगर आप अपने अंदाज में भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल हो, मुज़क्कर मुअन्नस का सही इस्तेमाल हो, और जितने अल्फाज में कहा जाए उतने अल्फाज में लिखिएगा, मार्क्स मिल जाएगा। वाज़ेह हुई बातें, आप समझ पाए खुलासे को? जी सर। खुलासा चूंकि आपके जहन में पहले ही से ही है तो उसे इसलिए मैंने सरसरी समझाया। अब जो दूसरा मुमकिना सवाल है वो है रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी। यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी चूंकि बतौर खाका निगार हैं तो सवाल आ सकता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी का जायज़ा लीजिए। खाका निगारी की जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता है मुरक्का निगारी। खाका निगारी और मुरक्का निगारी दोनों एक ही चीज़ है एकदम, बस लफ्ज़ का फ़र्क है। मुरक्का के मानी भी है वही स्केच बनाना, ठीक है। नस्र निगारी, अब यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है, एक तकनीकी लफ्ज़ है। कैसे नस्र निगारी? आपके निसाब में जो खाका मोहम्मद अली है ये किस किस्म में है, फॉर्म में है? शायरी की फॉर्म में है या फिर नस्र की फॉर्म में है? नस्र की फॉर्म में। नस्र में है, वो शायरी में तो है नहीं, तो इसीलिए नस्र निगारी। अगर आ जाए रशीद अहमद सिद्दीकी की नस्र निगारी तब भी यही लिखना है। इंशा परदाजी, ये सबसे घुमाने वाला लफ्ज़ होता है कि आप नस्र निगारी तो समझ गए क्योंकि नस्र की शक्ल में है खाका, मुरक्का मैंने समझा दिया खाका भी, लेकिन इंशा परदाजी जो है ना एक अदबी टर्म है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंशा के मानी भी होता है वही लिखना, तो चूँकि ये अदीब है, लिखने का काम करते हैं, तो 12 में एक बार ये सवाल मेरी नज़र से गुजरा है कि इंशा परदाजी का लफ्ज़ आया था। तो इंशा परदाज भी जो है वो अदीबों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब राइटर के लिए, ठीक है, राइटिंग। उसलूब निगारिश, अब देखिए ये टर्म जो है घुमाया जा सकता है कि उसलूब कह के। उसलूब कहते हैं जब कोई लिखता है तो उनके लिखने का जो ढंग है, स्टाइल है, हर किसी के लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो उसे उसलूब कहते हैं हम, ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो चाहे जो भी लफ्ज़ आ जाए, खाका निगारी, मुरक्का निगारी, नस्र निगारी, इंशा परदाजी या उसलूब निगारिश, तो आपको यही लिखना है। बात वाज़ेह हुई? सवाल समझ में आ गया? यस सर। जी सर। सिर्फ एक या दो आवाज़ आती है, अगर आवाज़ तमाम आए ना तो मज़ा आता है, लगता है कि हाँ वाकई में पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगा सब कुछ होगी, अगर ऐसा हो जाए, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए कि मैं कब्रिस्तान में बैठ के फातिहा पढ़ रहा हूँ तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग को भी एक्टिव रहना है। जहाँ सर मुरक्का का मायने समझ नहीं आया। मुरक्का के मानी है नक्शा बनाना, ठीक है, और इसको खाका के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, बस कंफ्यूज करने के लिए ला सकता है, इसलिए मैंने समझा दिया।
बताइए और किसको क्या सवाल था, जल्दी बताइए। सर मेरा सर खाका किन किन फॉर्मेट में लिखा जाता है, नस्र और नज़म में भी? देखिए लिखा नहीं गया है वैसे, मंजूम अंदाज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मंजूम यानी कि अच्छा। शायरी की शक्ल में आप लिख सकते हैं, लिखे गए हैं ऐसे खाके, लेकिन जो काबिल कबूल है, जो ज़्यादा शोहरत मतलब मोतबर है, वो नस्र की ही शक्ल में है, ठीक है। जितने भी खाके बहुत मशहूर मशहूर हैं वो सब नस्र की शक्ल में है, और आपके निसाब में भी जो खाका है वो नस्र की है, मंजूम नहीं है, ठीक है। अच्छा। चलिए, और एक क्वेश्चन था सर, रशीद अहमद सिद्दीकी खाका के अलावा भी किसी और सिंफ में लिखे हैं? हाँ, वो तनकीद लिखे हैं, तहकीक लिखे हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया स्लोब निगारिश का, जो हाँ क्वेश्चन लास्ट में है, हाँ हाँ, तो वहां सिर्फ खाका को लेकर लिखना, तो ये नहीं होगा ना? नहीं, आपको इसलिए लिखना है क्योंकि एग्जामिनर असल में चाहता ही है कि वो खाका निगारी दिखाए, ठीक है। असल में वो चाहता है कि आपसे खाका निगारी पूछा जाए, लेकिन होता क्या है कि पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि आप खाका निगारी, क्यों, एक टेक्निकल बात यह है कि आपके निसाब में अगर खाका है तो आपसे तवक्को की जाती है कि खाका निगारी बताएं। अगर आपके निसाब में गज़ल है तो तवक्को की जाती है कि उनकी गज़ल गोई बताएं, ठीक है। गज़ल गोई के इम्तियाज़ात क्या हैं? अल्लामा इक़बाल ने नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी, रुबाई भी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उनकी शायरी की खुसूसियात, तो तवक्को की जाएगी अगर गज़ल आपके निसाब में है तो गज़ल गोई के हवाले से। तो ये एक अंदरूनी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए उसलूब, तो आप खाका के हवाले से लिखिए। चूंकि एक और दूसरी बात क्या है, एक सेकंड बाबू बताने दो पहले इसे। एक और भी परेशानी यह है कि आपके पास सिर्फ 100 अल्फाज हैं। अब 100 अल्फाज में कितना ही हुनर दिखाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। जी जी। अगर आपको लगता है कि आप दिखा भी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई और सवाल? अलग अलग आएगा ना? क्या? खाका निगारी और खुलासा अलग अलग आएगा ना? खुलासा मैंने ऊपर पढ़ाया, ये खुलासा है, सवाल अलग है। या तो ये सवाल आएगा या तो ये सवाल आएगा, ये मुमकिना है ना, दोनों एक ही में नहीं आ सकता है। क्यों, एक से एक ही सवाल आएगा ना। अब एक सवाल आएगा तो मैं एक ही तो नहीं पढ़ा सर सकता क्या ना। चांस है, कौन आ सकता है, चांस क्या है ज्यादा? अब एक चैप्टर है, एक चैप्टर में मतन है, उसके मुसन्निफ है, सवालात तो बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चैप्टर से यानी कि दो चीज़ों से सिर्फ 3 सवाल बता रहा हूँ, एक खुलासा और एक ये और एक ये। अब बताइए इससे ज़्यादा कॉमन और क्या दिया जा सकता है? वो भी 100 अल्फाज पर, याद कर लीजिए। हाँ, पता चला कहीं और से सवाल आ गया तो फंस जाएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं उनकी खाका निगारी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के मुमताज़ खाका निगार हैं। चूँकि खाका निगारी ही पूछा जाएगा, उम्मीद है आपसे, अगर नहीं पूछा तब भी आपको यहीं से शुरू करना है। मतलब जितने भी खाका निगार हैं उनमें ये एक अहम नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। इनकी तहरीरों की ताजगी, तहरीर से मुराद ये जो लिखते हैं, ताजगी, ताज़ापन, दिलकशी, अट्रैक्टिव लगता है। तो इनकी तहरीरों की ताजगी और दिलकशी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी ये जो लिखे हैं ना, जैसे मान लीजिए मोहम्मद अली, खाका मोहम्मद अली, तो जब वो लिखे थे उसके बाद से आज तक जब भी पढ़ा जाता है खाका, तो हर वक्त ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें मज़ा आ रहा है, कोई लफ्ज़ अलग माने में खुल के आ रहा है हमारे सामने, ऐसा है। तो इनकी तहरीरों की एक बहुत अच्छी खासियत है ये, ठीक है। इसलिए घटती नहीं है, वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है इसकी ताजगी और दिलकशी। मतलब होता ना कि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है तो ताज़ापन ना हो, पुराना लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप, जैसे आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में आएंगे, मास्टर्स में आएंगे, फिर जब आप ये खाका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये 12 में इस अंदाज से पढ़े थे, लेकिन ये लफ्ज़ इस तरह खुल रहा है, माना यहाँ पे और खुल रहा है। अभी जैसे मैंने एसएससी के लिए पढ़ाया था तो उन लोगों को और ज़्यादा परतों को खोल करके समझाना पड़ा था। तो ये उनकी जो है ना तहरीरों की एक खासियत है कि काफ़ी गहराई है इसमें, इनकी तहरीरों में। इनके खाके किरदारों की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, खाका लिखने के उसूलों में से है, मैंने बताया था कि जब आप खाका लिखें तो जिसके ऊपर में आप खाका लिख रहे हैं, जिसके हवाले से, आप कोई मुबालगे से काम ना लें, झूठी बात ना लिखें। उनकी
शख्सियत में, उनके किरदार में जो चीज़ है आप उसको लिखिए, बस आपका अंदाज निराला हो। तो वो सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। वो किसी शख्सियत की ज़िंदगी के बड़े वाक़यात कम बयान करते हैं, बल्कि वो पहलू उजागर करते हैं जो आम तौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। यानी कि ये जिनके ऊपर भी खाका लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स हैं, कामयाबी है, उनको वो नहीं लिखते हैं। उनसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं उन छोटे-छोटे पहलुओं पर, उन मख़फ़ी पहलुओं पर जो लोगों को पता नहीं है, तो उनको वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये नयापन है एक। इनकी ख़ास खूबी ये है कि वो न सिर्फ़ खूबियों बल्कि ख़ामियों को भी दिलचस्प अंदाज़ में पेश करते हैं, जिससे किरदार पूरे खदोखाल के साथ सामने आ जाता है और ख़ामियाँ भी काबिल क़द्र महसूस होती हैं। खदोखाल यानी फ़ीचर्स के साथ, तमाम ख़ुसूसियात के साथ। अब देखिए, मान लीजिए एक इंसान है, इंसान सरापा खूबी नहीं हो सकता, ठीक है? बहुत कम चांस है कोई कोई इंसान सरापा खूबी हो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कहीं न कहीं छोटी-सी कोई ख़ामी आ ही जाती है, ठीक है? तो अब इंसान के ऊपर भी लिख रहा है तो कोई ख़ामी तो होगी। तो रशीद अहमद ख़ामी को भी इस अंदाज़ में पेश कर देता है कि वो ख़ामी भी काबिल रश्क बन जाती है। अब ये मुझे बताइए कि खाका मौलाना मोहम्मद अली में मोहम्मद अली जौहर की ख़ामी बताई गई है, वो कौन-सी ख़ामी है? आवाज़ नहीं आ रही है। जल्दी बताइए, जल्दी वो बताइए। गजल भी लिखा करते थे। तो शादी कहना। अच्छे शेर कहने की सर वो ख़ामी, गजल भी लिखा करते थे। है ना? उसमें लिखा गया है कि उनके अंदर ख़ामियाँ भी जी। थी, लेकिन एक अच्छे शेर कहने की ख़ामी। अब बताइए कि अच्छा शेर कहना कोई ख़ामी है क्या? नहीं। नहीं है, लेकिन नहीं। इस अंदाज़ में पेश कर रहा है ख़ामी को कि अब ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा शेर कहना हर इंसान की जो अदब से जुड़ा हुआ है, उसकी ख़्वाहिश होती है। तो देखिए, उनकी ख़ामी को पेश कर रहा है, लेकिन असल में ये ख़ामी है ही नहीं, ये खूबी है, काबिल रश्क है। सर खामी है कि नहीं सर? नहीं है ये ना? सर खामी है या नहीं? नहीं है। अरे खामी नहीं, अच्छा है। हाँ? मेरिट है, मेरिट। हाँ, डीमेरिट नहीं है ना, मेरिट है। तो ये उनकी एक ख़ासियत है, उनका एक निराला अंदाज़ है। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी ने सिर्फ़ मशहूर शख्सियतें ही नहीं बल्कि नहीं, एक लफ्ज़ छूट गया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने सिर्फ़ मशहूर शख्सियतों पर ही नहीं बल्कि आम आदमी जैसे चपरासी तक को भी मौज़ू बनाया है। अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने सिर्फ़ मशहूर शख्सियतें ही नहीं बल्कि आम आदमी जैसे चपरासी तक को भी मौज़ू बनाया है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप अगर किसी के हवाले से पढ़ना चाहेंगे, तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि कोई मशहूर शख्सियत हो, है कि नहीं? कोई बहुत या तो दौलतमंद हो या बहुत कामयाब हो, है ना? उनकी ज़िंदगी को पढ़ना पसंद करते हैं लोग। कोई आम इंसान की ज़िंदगी को पढ़ना नहीं पसंद करते, क्योंकि आम इंसान तो वो खुद है, तो वो खुद अपने बारे में तो देखना नहीं पसंद करेगा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मशहूर शख्सियतों के अलावा चपरासी के ऊपर में भी लिखा है, मतलब आम इंसानों के ऊपर में भी लिखा है। एक इनका खाका है कुंदन के नाम से, बहुत उम्दा खाका है। अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप इस खाके को ज़रूर पढ़िए। एक इंसान के अंदर में, या आप ये भी देखेंगे कि आम इंसान जो चपरासी है या पियोन है, ऐसे लोगों के अंदर में भी खूबियाँ होती हैं, बस हम लोग देखने से कासिर हैं। ज़रूर पढ़िएगा। तो ये इनकी एक और खूबी है कि ये सिर्फ़ अहम शख्सियतों ही नहीं बल्कि आम इंसानों पर भी लिखते हैं। वो हकीकत से हटकर कोई बात शामिल नहीं करते, इसीलिए इनके किरदार ज़िंदा महसूस होते हैं। यानी कि जैसे कि ऊपर में लिखा गया कि सच्ची तस्वीर पेश करते हैं, जो हकीकत है वैसा ही लिखते हैं, इसीलिए किरदार मालूम होता है कि वाक़ई में मतलब चलता फिरता किरदार है। अगर मान लीजिए कोई बुराई है तो उसको उसी तरह लिख दिया जाए। कुंदन पढ़िएगा तो उसमें बुराई दिखेगी। अच्छा, इनकी तहरीर रवानी, सादगी और ख़ूबसूरत तशबीहों से मुज़य्यन होती है। मुज़य्यन है सजी हुई, ठीक है। अब इनकी जो तहरीरें हैं, यानी कि इनका जो मतन होता है, उसमें रवानी होती है। रवानी किसे कहते हैं? फ्लुएंसी को, कि आप पढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपको कहीं पे जो है ना कोई बैरियर नहीं महसूस हो रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं महसूस हो रही, परेशानी नहीं हो रही, ठीक है, पढ़ने में बोझल नहीं है। सादगी,
रवानी जहाँ होगी वहाँ सादगी, सादगी आने के बाद ही रवानी होती है। यानी अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कवायद का सही ख्याल रखेंगे, लफ्ज़ों की सही तरतीब होगी, तो पढ़ने में रवानी आएगी, ठीक है। तो इनके यहाँ सादगी भी है, रवानी भी है और ख़ूबसूरत तशबीहों, तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुशाबिहत देने को। जैसे आप देखे होंगे अक्सर घरों में बच्चों को कहा जाता है कि मेरा बच्चा तो शेर है, कहा जाता है ना, कहा जाता है कि शेर की तरह वो मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है ना, या मेरा चांद है, ये चांद का टुकड़ा है। इस तरह से लोग एक चीज़ को जाहिर करने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके यहाँ भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यही खूबियाँ इन्हें उर्दू अदब का एक बुलंद पाए खाका निगार बनाती हैं। ऊपर में जितनी खूबियाँ हैं, इन खूबियों, ये तमाम खूबियाँ जो है इन्हें एक बहुत उम्दा मुमताज़ बुलंद पाए खाका निगार बना देती हैं। याद हुई? ये सब बातें समझ में आई? यस सर। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, कहीं परेशानी नहीं है। अब देखिए, चूंकि आप लोगों ने कहा था कि सर मतन से भी एग्जाम्पल दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि मतन से अगर पूछ लिया जाए तो किस तरह आप जवाब देंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिए, इसी से मतन से लिए हम लोग कि विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी। अब मान लीजिए आपके इम्तिहान में ये जुमला ले लिया गया और आपसे पूछा गया कि दर्ज बाला इक़्तिबास की तशरीह कीजिए, तो आपको किस तरह करना है। अगर पूछ लिया गया कि दर्ज वाला इक़्तिबास की तशरीह माँ सियाक़ को सबाक़ कीजिए, तो आपको क्या करना है। या सवाल आ जाए कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया, बस दो। अच्छा देखिए, एक लफ्ज़ अगर आपसे तशरीह की जगह कुछ और लफ्ज़ का इस्तेमाल हो जाए, जैसे किस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता है, बताएं कोई। इस जुमले की वजाहत कीजिए। वजाहत कीजिए, बहुत खूब, वजाहत का लफ्ज़ आ सकता है, ठीक है। तो लफ्ज़ अगर मान लीजिए जुमला दे दिया गया ना, तो आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपसे जो है ना तशरीह पूछी जा रही है, आपसे वजाहत मांगा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एक हो जाता है सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ कहते हैं किसी बात के आगे और पीछे का कनेक्शन जो होता है, रिश्ता जो होता है, वो उनके साथ आपको बात पेश करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह सवाल आ जाए मतन से, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे देखिए, ये सवाल आपको दिख रहा है ना, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये सवाल दिख रहा है। जब आप जवाब लिखना शुरू करेंगे ना, तो जहाँ से आप वो आपके पेपर का जो हिस्सा होगा, जो मार्जिन छोड़ने के बाद होगा, तो पहला जब लाइन आप शुरू करेंगे तो 3-4 वर्ड का स्पेस छोड़ के उसके बाद शुरू करेंगे, फिर इधर से ऐसा दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बेहतरीन तरीका होता है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने समझाया, देखिए, है ना, पहला लाइन थोड़ा छोड़ के उसका तमाम लाइन जो है उसी तरह होगा, ठीक है। फिर अगर पैराग्राफ चेंज हो जाता है मान लीजिए, तो जो पहला लाइन जहाँ से शुरू किए थे उसी के बराबर आपको यहाँ से शुरू करना होगा पैराग्राफ चेंज करने से। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि दर्ज बाला इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक खाका मोहम्मद अली से माखुज़ है। अगर आपसे किसी भी इक़्तिबास मतन से सवाल, बोलिए सर। इक़्तिबास का मीनिंग क्या होता है सर? मतन से जब कोई जुमला लिया जाता है तो उसको इक़्तिबास बोलते हैं, ठीक है। जैसे खाका मोहम्मद अली जो आपके निसाब में है, पूरा शुरू से आखिर तक, उसे मतन कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट से जब एक जुमला या कई जुमले लिए जाएं तो उसे इक़्तिबास कहते हैं, या जुमला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या इबारत का लफ्ज़ आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप पहले लिख दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है जहाँ से भी हो कि दर्ज वाला इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक खाका मोहम्मद अली से माखुज़ है। चलिए, अब हम लोग तशरीह करते हैं कि इस जुमले में मुसन्निफ दरअसल ये बता रहे हैं कि जिस तरह हर इंसान को पैदा उसकी माँ करती है, उसी तरह मोहम्मद अली को भी उसकी माँ ने जन्म दिया, लेकिन जिस तरह हर इंसान की मौत होती है, मोहम्मद अली की मौत उस तरह नहीं हुई। मोहम्मद अली की मौत फितरी नहीं बल्कि ख़ुद की मुंतखब करदा थी, यानी उनकी पैदाइश तो फितरी थी मगर मौत नहीं, क्योंकि मौत इंसानों का इंतखाब करती है,
जबकि मोहम्मद अली ने खुद मौत का इंतखाब किया। इसी जलवागरी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने आर्ट कहा है। ये मैंने समझाया था पढ़ाने के वक्त ही। अब आप लोगों को वाज़े समझ में आ गया होगा कि जब कोई जुमला पूछा जाए तो उसी जुमले को बस समझा देना, थोड़ा सा आगे पीछे का मफहूम लेकर के। बात वाज़े हो रही है? यस। जी सर। हाँ, तो उम्मीद है ऊपर से कोई जुमला लिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं से लिया जाए तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एक कल के लिए होमवर्क है, ठीक है। कल के लिए एक होमवर्क है और होमवर्क